52 साल तक लगभग 46-47 साल तक कर्जा था 60,000 करोड़, आज है 3.25 लाख करोड़। क्या कोई नई यूनिवर्सिटी बनी? जवाब ना में है। कोई मेडिकल कॉलेज बना, कोई बिजली का पावर स्टेशन बना, कोई बहुत बड़ा नया अदारा या प्रोजेक्ट आया, मारुति सुजुकी जैसी कोई मदर इंडस्ट्री आई, कोई बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, हरियाणा में कोई हम ऑटोमोबाइल हब हैं, क्या हम आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायोटेक्नोलॉजी हब बने? अगर सबका जवाब ना में है तो फिर जीरो पहले मुख्यमंत्री जमा जीरो दूसरे मुख्यमंत्री और उसके बराबर एक तीसरी। फतेहाबाद में तो उन्होंने बहुत कुछ गिनवाया कि उन्होंने क्या क्या काम किया, और मुझे लग रहा है आपके कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का भी काम गिनवा दिया। दिक्कत यही है, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। बीजेपी को नकल भी अकल से मारनी नहीं आती। काम कांग्रेस के, मशहूरी खुद की, माल मालिकों का, मशहूरी कंपनी की, एक कहा करते हैं हरियाणा में, वही ये कर रहे हैं। सच्चाई ये है, इसलिए गिनाया कि कभी श्रीमान नायब सैनी जी फतेहाबाद गए ही नहीं। जीवन में कभी फतेहाबाद गए हों, डब्बा वाली गए हों, रतिया गए हों, टोहाना के गांव देखे हों, महेंद्रगढ़ नारनौल गए हों, बाढ़ड़ा या दादरी देखी हो, वहां की समस्याएं जानी हो, तो वो वहां की समस्याएं और काम के बारे में गिनाएंगे। जब आप चाबी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा देंगे, पहले खट्टर साहब को, अब श्रीमान नायब सैनी जी को, जिनको हरियाणा के परिप्रेक्ष्य का, संस्कृति का, काम का, लोगों का, तहजीब का, समस्याओं का मालूम नहीं। जो समस्या कैथल की है वो माफ कीजिए यहाँ गुला चीका की नहीं है जी। गुला चीका की एक यूनिक प्रॉब्लम है। वहां घगर का पानी मार करता है, वो जरूरी नहीं कि वो सारा पानी यहाँ भी मार लेकिन करे। सुभाष जी तो कह रहे थे कि नए सीएम ओबीसी के बने हुए हैं, तमाम पार्टियां डरी हुई हैं जो अपोजिशन में हैं कि अब वो किसको उतारे और किसको फेस बनाए सीएम का, डर है उनमें। देखिए, सुभाष जी हमारे भाई हैं छोटे, और उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगाई। वो भी वही पाठ पढ़ते हैं जो कांग्रेस ने उन्हें सिखाया, इसलिए मैं क्यों उनसे विवाद करूं। ठीक है रणदीप जी, ये जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस में ये फीलिंग रहती है कि हरियाणा तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पिछले 2 चुनाव से हमेशा एक चर्चा होता है, अब की भी आप अगर सुनेंगे लोगों से तो चर्चा का विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत रही। लेकिन हर बार जो वोटिंग होती है, और अगर आप उसके आंकड़े देखिए ध्यान से, तो कहीं ना कहीं एक लाइन खींचती है जाट और गैर जाट वोटर्स में। हालांकि लोकसभा के जो आंकड़े और ट्रेंड्स हैं वो इससे थोड़ा अलग है, जो आपके लिए रिलीफ की बात है। तो जो गैर जाट वोटर है, क्या वो टर्न अराउंड हुआ है? लोकसभा में तो दिख रहा है, क्योंकि बिना उसके सरकार बनती नहीं। आपने 2 सवाल पूछे रजत भाई। पहली बात, 2019 में कोई ये नहीं कह रहा था कि हम सत्ता में आ रहे हैं। उल्टा बीजेपी ने 75 पार का नारा चलाया हुआ था। तो ये बात सही नहीं है कि हर बार हम कह रहे हैं कि हम आ ही रहे हैं, आ गए फिर नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं। इस बार हरियाणा के आम जनमानस की जबान पर यह है कि कांग्रेस को 70 सीट आ रही। मैं नहीं कह रहा, करेगा ईश्वर और लोग निर्णय, क्योंकि अहंकार जो है उसकी कोई राजनीति में जगह नहीं। पर अगर आप साधारण से साधारण व्यक्ति से, जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, बात करें तो वो कहेगा कि कांग्रेस 70 सीट पर आने की ओर अग्रसर है। दूसरा सवाल है जातीय विभाजन का। बीजेपी ने सत्ता कैसे ली? हरियाणा की भी बात बताऊंगा, आप एक तरफ से देख लीजिए। गुजरात पटेल बनाम गैर पटेल, पाटीदार बनाम गैर पाटीदार, हम पटेल भी कह देते पर पाटीदार। राजस्थान राजपूत बनाम ब्राह्मण बनाम जाट, परफेक्ट। इन तीनों को डिवाइड किया, सत्ता में आ गए। पंजाब सिख बनाम हिंदू, हरियाणा जाट बनाम गैर जाट, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाम दलित, झारखंड आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, महाराष्ट्र मराठा बनाम गैर मराठा, कर्नाटक वोकालिगा बनाम लिंगायत बनाम दलित, तेलंगाना आंध्र प्रदेश बिल्कुल यही कहानी। ठीक है,
आप एक तरफ से दूसरी तरफ चलते जाइए। भाजपा का मॉडल क्या है? या तो धर्म के आधार पर लड़ाओ, पहला मॉडल हिंदू बनाम मुसलमान करवाओ, या जाति के आधार पर लड़ाओ। एक जाति को पकड़ो, उससे इतनी नफरत पैदा कर दो कि बाकी जातियां उनके खिलाफ इकट्ठी हो जाएं। पर एक कहावत और भी है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। हरियाणा के गरीब ने, रविदासिया ने, वाल्मीकि सेंसी धानक ओड ने, हरियाणा के पंजाबी बनिए ब्राह्मण ने, हरियाणा की बैकवर्ड क्लास ने अब ये जान लिया है, समझ लिया है, केवल जातीय विभाजन से जिंदगियां नहीं बदल सकती। जिंदगियां काम के तरीके से, नीति के सलीके से और जमीनी क्रियान्वयन से बदलेगी। जी। वो भाजपा के पास नहीं। जी सर, अभी आपने अपनी बातों में कहा कि कांग्रेस इस बार 70 लाने वाली है विधानसभा में, और ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। जनता 70 देने को तैयार है, क्या कांग्रेस 70 लेने को तैयार है? क्योंकि कांग्रेस की एकजुटता एक मंच पर नजर नहीं आती। हुड्डा एक तरफ जाते हैं, कुमारी सैलजा की बात करूं जिन्होंने अभी एक रैली और अपने इसकी शुरुआत की, उसमें कहीं पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई तस्वीर नहीं, उदय भान प्रदेश अध्यक्ष उनकी कोई तस्वीर नहीं। एक तरफ से एक गुट आपका है, आप कुमारी सैलजा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हुड्डा से उतनी ही तलखी है। तो क्या एकजुटता अगर नहीं रहेगी तो आपको नहीं लगता है कि इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, जो हमने पंजाब में भी देखा और बाकी राज्यों में भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र है। मेरी एक सोच हो सकती है, शैलजा जी की एक और सोच हो सकती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक और सोच हो सकती है, चौथे साथी की एक और सोच हो सकती है। जब हम फाइनली सरकार बनाएंगे, हम उन सारे सोच और विचार को जोड़कर एक मजबूत कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमारे यहां जूतों में दाल नहीं बंटती। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, खट्टर साहब को रिप्लेस करना था, पहले तो पंडित रामविलास शर्मा जी को दरकिनार किया गया। जी। किसको रिटायर किया? 25 साल जूतियां बीजेपी के लिए मेहनत करके पंडित रामविलास शर्मा जी ने तुड़वाई। फिर एक दिन झोला उठाकर एक बाहर से आदमी आया हरियाणा के, पहली बार जिंदगी में उसने चुनाव लड़ा। मैं उनका आदर करता हूं, मुझसे बड़े हैं खट्टर जी उम्र में, पर पहली बार हरियाणा आए, रोहतक के रहने वाले हैं, चुनाव लड़ा करनाल से। करनाल में उनका ना मकान है, ना दुकान है, ना कोई रास्ता, और वो वहां से जातिगत विभाजन में चुनाव जीत गए। और जो पुराने बीजेपी के पूरा नेतृत्व था, उन सबको रिटायर कर दिया और इन्हें बना दिया। खूब झगड़ा हुआ। हर रोज खट्टर साहब और अनिल विज जी लड़ते थे। जब मुख्यमंत्री रिप्लेस हो रहा था तो आपके चैनल्स ने दिखाया, मुझे नहीं मालूम, मैं तो टीवी देखता हूं, मुझे उनके घर की कोई जानकारी नहीं, कितनी बार लोग बाहर गए, अंदर आए, भाग गए, वापस गाड़ी में बैठ गए, इंटरव्यू दिया विज साहब ने, फिर वापस आ गए। ये क्या है? ये प्रेम है या जूतों में दाल बंटना है? हमारे यहां जूतों में दाल नहीं बंटती। हमारे यहां मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं है, और वो भी नीति, रास्ता और दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, पर हमारी सोच और सिद्धांत एक है। लेकिन रणदीप जी, ये कहा जाता है, हो सकता है आप कह दें कि मैं नहीं मानता हूं, कि आप भी एक प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री बनने के अगर कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा में। शैलजा जी भी सीनियर मोस्ट हैं और हुड्डा साहब 2 बार सर्व कर चुके हैं। तो क्या ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है 3 लीडर्स की, जो तीनों कैपेबल हैं हरियाणा को लीड करने में? और कोई भी आदमी जो पॉलिटिक्स करता है, आप यूथ कांग्रेस, आपने आईसीसी सर्व किया, कम्युनिकेशन सर्व किया, इंचार्जेस रहे, चुनाव लड़ाया, कोई पॉलिटिशियन हमेशा एक्सपेक्ट करता है और डिजर्व करता है कि उसने मेहनत करी तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। रजत भाई, राजनीति में आगे बढ़ना बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं, पर दूसरे साथी को भी तो अधिकार है, मेरे अलावा और लोगों को भी अधिकार है अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रखने का। पर एक बात जान लीजिए, हम सबकी महत्वाकांक्षा प्रांत के हितों से बड़ी नहीं। बीजेपी और कांग्रेस का मूलभूत अंतर क्या है, मैं आज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा जी। हमारी महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत है, पर वो पार्टी से छोटी है और प्रांत से जरूर छोटी है। प्रांत के 2.5-3 करोड़ लोगों का हित हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़ा है। हरियाणा हमसे बड़ा है सबसे, और हमारी पार्टी हमसे बड़ी है। बीजेपी में
किसी तरह से टांग खींचकर, एक क्रैब कल्चर अंग्रेजी का शब्द है कि वो केकड़े ऊपर चढ़ते हैं, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है, फिर तीसरा उसकी खींच लेगा, चौथा उसकी खींच लेगा। ये बीजेपी है। आज ही देख लीजिए, आपका चैनल दिखा रहा था कि आदित्यनाथ जी के साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है, अभी किस तरह से जूतों में उनकी दाल बट रही यूपी में। आपके चैनल ही पे देख रहा था मैं अंदर थोड़ी देर पहले। तो इसलिए कांग्रेस ना क्रैब कल्चर से ग्रस्त नहीं है। महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, अपने इलाके को ताकत देना अच्छी बात है, पर सिद्धांत, पार्टी और प्रांत और देश हमसे बड़ा है। जी सर, जिस तरह से लोकसभा में 5 सीटें, कांग्रेस गदगद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आगे बढ़ना है क्योंकि सिर्फ यहीं तक नहीं, सत्ता पे काबिज होना है। विधानसभा चुनाव कहे तो एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर भी आगे आने वाले दिनों के लिए देखा जाएगा। आपसे इसी बात को, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि हर विधानसभा सीट पर एक सीट के लिए कम से कम 10-10 कैंडिडेट जो है वो खड़े हो रहे हैं, और इसके साथ अब तक 900 ऐसे उम्मीदवार और उनकी जो एप्लीकेशंस है वो अब तक पहुंच चुके हैं। तो क्या अब चुनौती नहीं है ये कांग्रेस के लिए कि क्योंकि एक सीट एक कैंडिडेट होगा, तो रणदीप जी, 900 इसमें ऐड कैसे भी इसको? करूंगा। जी एक 4 कॉर्नर फाइट तैयार है। आप देखिए, जेजेपी भी है, फ्रैक्शन ऑफ चौटाला भी है, आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस में है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में वो अलायंस नहीं मानती है। तो ये जो 4-5 पार्टियां, आप देखिए एक अलायंस भी हुआ है बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो आपको लगता नहीं वोट बिखरते हैं, या आपको लगता है कि जनता थोड़ी समझदार हो गई है, दो के बीच में मुकाबला मानती है? पहले तो देखिए, हरियाणा के लोगों को आप, खट्टर साहब जरूर कहते हैं कि हमारे पास कंधे से बुद्धि ऊपर नहीं है हमारे अंदर, पर वो उनका बीजेपी का नजरिया हो सकता है। उन्होंने कहा था ना, हरियाणा का आदमी कंधे से ऊपर कमजोर है, पर हरियाणा के आदमी को बुद्धि, सोच, आध्यात्म, दृष्टि, वैचारिक दूरदर्शिता, उसमें आप उसका आकलन कम मत मानिए। जी हरियाणा का व्यक्ति हर पार्टी को प्रांत की प्रगति, उसके सिद्धांत और उसके रास्ते की दृष्टि से देखता है। यहां 40 पार्टी चुनाव लड़े, 50 लड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ मूलभूत सवाल हरियाणा के, हरियाणा में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने 700 किसानों को शहादत के फंदे पर लटका दिया, और खेत मजदूरों को? वो बीजेपी है। क्या हरियाणा का आदमी ये भूल जाएगा? जवाब नहीं में। कौन वो राजनेता हैं, वो आज सत्ता पक्ष में हो ना हो, कुछ सत्ता पक्ष में हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा? एक नेता कहते थे खट्टर साहब को और बीजेपी को, तब तो खट्टर जी नहीं थे, जी कि बीजेपी को किश्ती में बिठाकर यमुना पार करवाएंगे। एक कहते थे कि दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। उसके बाद दोनों इकट्ठे बैठ गए और 4.25 साल तक खूब मलाई चाटी, 40-40, 30-30, 23-23 विभाग की। क्या समझते हैं हम बेवकूफ हैं? लोग भूल गए हैं? जवाब नहीं में है। क्या हरियाणा के लोग इस बात को भूलें कि हरियाणा में 10 साल से ऐसी सरकार है जो 100 साल में अंग्रेज ने नहीं हरियाणा में किया? जनरल डायर जैसे कांड, गोली कांड, वो यहां हुए। वो पंचकुला में डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों की हत्या और उन पर हमला हो, वो बरवाड़ा के अंदर एक और डेरा है, वहां पर हमला बोला गया हो, वो आरक्षण के अंदर जिस प्रकार से हिंसा का तांडव और हुई और लोगों की दुकान, प्रॉपर्टीज जलवाई गई हो, कई बार पुलिस फायरिंग में आम आदमी और किसान मारा गया हो। क्या लोग भूल जाएंगे इन बातों को? मुझे नहीं लगता। हरियाणा का आदमी बुद्धिमान है, और वो लुहार वाली चोट मारता है, एक लुहार की 100 सुनार की। ये हरियाणा पर चरितार्थ साबित होता है। जी ठीक है, एक सवाल एडिटर मेरे इन चीफ। एडिटर राहुल महाजन जी पूछना चाहते हैं। राहुल जी। सुरजेवाला जी नमस्कार। कैथल की जनता का ये सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो राज्यसभा चले गए हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि अब विधानसभा में आपके या कोई आपके जानकार या कौन चुनाव लड़ने जा रहा है? क्योंकि कोई कैथल में कांग्रेस का जो प्रदर्शन कुछ चुनावों में रहा है वो कोई खास नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कौन चुनाव लड़ेगा? या आप खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो आपसे भी सिफारिश करवाऊंगा कि कांग्रेस की टिकट मुझे दी जाए। करेगी क्या बात? कांग्रेस पार्टी फैसला।
मैं स्वयं ये फैसला नहीं कर सकता। इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हिंदुस्तान में विपक्ष के नेता राहुल जी और हमारी मार्गदर्शक सोनिया गांधी जी और केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। पर मैं ये चाहूंगा अगर पार्टी मेरी बात मानेगी, और हो सकता है एक नौजवान इधर बैठे हैं, एक सजग पत्रकार यहाँ बैठी हैं, एक सजग पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं, तो आपकी सिफारिश भी काम आए, क्योंकि हमारे देशनेतृत्व के आप लोग भी नजदीक हैं, तो जरूर ये बोलिएगा कि यही सही व्यक्ति है। ठीक है रणदीप जी, एक सवाल और भी है। 2014 में